सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है वो मेरे आने वाले ट्रिप के रिगार्डिंग है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दरअसल मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं इस बार का जो इंटरनेशनल ट्रिप है वो कहाँ का करूँ। हालांकि इसके बाद मैं जो है एक यूरोप का ट्रिप आपको देखेंगे, उसमें मैं जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ समय था जिसको मैं बिताना चाहता था कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो मैंने बस ऐसे ही कुछ दिमाग में आया कि यार जो नेपाल है उसके बारे में बहुत सुना है, बहुत सारे लोग नेपाल जाते हैं घूमने के लिए, क्यों ना इसके बारे में जाना जाए। तो उसके बाद मैंने नेपाल के बारे में पता करना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि इंडिया से नेपाल के लिए बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो घूमने के लिए जाते हैं। उसका एक तो कारण ये है कि जो नेपाल है वो बहुत सस्ता है घूमने के लिए, और दूसरा नेपाल के लिए किसी भी इंडियन को किसी तरह का वीज़ा या पासपोर्ट, इवन पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है उससे भी आप जो है नेपाल में एंट्री कर सकते हैं और नेपाल से एग्ज़िट कर सकते हैं। इवन फ्लाइट में जाने के लिए भी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा के आप एंट्री भी ले सकते हैं और एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो नेपाल सच में एक बहुत खूबसूरत देश है। ज़्यादातर जो नेपाल है वो पहाड़ी देश है, लेकिन इसमें कुछ प्लेन्स के एरियाज़ भी हैं। और आपने देखा होगा जो नेपाल है वो लंबा है इस तरह से, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसका जो पूर्वी हिस्सा, इसका जो दक्षिणी हिस्सा और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये भारत के बॉर्डर्स हैं। तो यानी कि भारत से नेपाल के लिए एंट्री के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारी इंडियन स्टेट्स के थ्रू आप नेपाल में एंटर कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहता तो मैं उत्तराखंड की तरफ से, क्योंकि दिल्ली से उत्तराखंड जो है बिल्कुल पास पड़ता है, तो दिल्ली से उत्तराखंड होते हुए टनकपुर होते हुए मैं जो है नेपाल में एंट्री कर सकता था। लेकिन अब एक बस भी चलती है दिल्ली से डीटीसी की, जो डायरेक्ट काठमांडू तक जाती है। उसमें लगभग 2300 रुपये का किराया है और 24 घंटे लगते हैं उसको काठमांडू पहुंचने में, दिल्ली से काठमांडू। हालांकि बहुत लंबी जर्नी है, लगभग 23-24 घंटे बस में बैठना, भले हालांकि वो वॉल्वो बस है लेकिन फिर भी जो 23-24 घंटे का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना मैं नेपाल को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ट्रैवल करूं। तो बहुत कुछ ढूंढने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेपाल को एक ही बार में पूर्व से लेके पश्चिम तक के लिए घूमना चाहता हूँ। अब नेपाल को पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमने के लिए मुझे जो है नेपाल के पूर्वी हिस्से में जाना होता, और नेपाल के पूर्वी हिस्से में आप जानते हैं वेस्ट बंगाल है। अब उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया कि वेस्ट बंगाल में कौन सा जो हिस्सा है जहाँ के लिए मैं डायरेक्ट ट्रेन से जा सकता हूँ, क्योंकि मैं हालांकि फ़्लाइट से भी जा सकता था, लेकिन ट्रेन से जाने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि इस बीच में जैसे मान लीजिए यूपी आता है या बिहार आता है ट्रेन में, वो मैं हालांकि यूपी गया हूँ, घुमा हूँ बहुत सारे बड़े शहरों में, लेकिन मैं बिहार कभी नहीं गया। तो बिहार जाने का मेरे पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि जो ट्रेन है वो गुज़रती हैं रूरल एरिया से। ये दरअसल मैंने रशिया में भी किया था कि जब भी मैं मॉस्को से वोरोनेश या अपने दोस्तों के घर बेलगोरोड जाता तो मैं ट्रेन से जाता था। वो जो ट्रेन होता ना कि एक रूरल एरिया से होके गुज़रती है, तो आपको उस देश के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो वो रूरल रशिया के बीच में से वो ट्रेन गई थी। तो ठीक ऐसे ही मैं करना चाहता था कि बिहार का जो रूरल हिस्सा है उसको देखना चाहता था। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ट्रेन से जाऊं। फिर मैंने ट्रेन को ढूंढना शुरू किया कि मैं वेस्ट बंगाल में कहाँ पे मुझे जाना होगा। तो फिर ढूंढते हुए मुझे पता चला कि वेस्ट बंगाल में बागडोगरा एक जगह है सिलीगुड़ी के पास में। वहाँ की अगर मैं ट्रेन लेता हूँ तो वहाँ से जो बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर, वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। और उस जगह का नाम है पानी टंकी, यानी कि बागडोगरा से जो नेपाल बॉर्डर है वो पानी टंकी एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास में है। तो फिर मैंने ट्रेन की टिकट देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि दिल्ली से ज़्यादा ट्रेन जो है बागडोगरा के लिए नहीं जाती हैं। तो एक मुझे ट्रेन मिली महानंदा एक्सप्रेस। महानंदा, वहाँ पे एक नदी बहती है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया महानंदा एक्सप्रेस। तो मैंने फिर उसकी टिकट ढूंढने लगा तो देखा कि उसमें जो स्लीपर क्लास है और थर्ड एसी है वो सारी की सारी बुकड थी। और मुझे फिर सेकंड क्लास में कुछ टिकटें बची हुई थी, तो मैंने तुरंत बुक कर ली। हालांकि जो सेकंड क्लास की टिकट है ये भी 2500 रुपये मैंने इसके लिए पे किए हैं दिल्ली से बागडोगरा के लिए।
तो अब मैं जो जाऊंगा वो दिल्ली से बागडोगरा जाऊंगा, और बागडोगरा से फिर मैं बस में या फिर जो शेयरिंग वाले ऑटो हैं उसमें बैठ के जाऊंगा पानी टंकी। पानी टंकी जो है वेस्ट बंगाल का आखिरी कस्बा है नेपाल बॉर्डर। उसके बाद एक नदी आती है और नदी पार करते ही नेपाल है। यानी कि पुल से अगर आप चाहो तो रिक्शा पे जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो फिर पैदल भी पुल पार कर सकते हैं। तो मैं उस तरह से जो है बॉर्डर पार करने की सोच रहा हूँ। तो ये है जी मेरा पूरा प्लान। मैं कैसे नेपाल जाना चाहता हूँ या कैसे मैं नेपाल पहुँचूँगा, ये मेरा सारा फिक्स हो चुका है। आने वाले वीडियो में अब आप देखेंगे मेरी नेपाल की यात्रा। और नेपाल दरअसल मैंने क्यों डिसाइड किया, जब मैंने देखा कि नेपाल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो लोगों को पता है और बहुत सारी ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम नेपाल में ट्रेन चलती है, और अभी की नहीं, नेपाल में जो ट्रेन है वो बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम पे चलती थी नेपाल रेलवे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि नेपाल में रेलवे है। नेपाल में जो माता सीता है उनका जो है कहते हैं कि वहाँ पे होम टाउन है, वहाँ पे उनके नाम से मंदिर बना हुआ है। बहुत सारे इंडियन श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जिस जगह का नाम है जनकपुर धाम। और एक अब नई ट्रेन जो वो पुरानी रेलवे लाइन थी उस पे भारत सरकार के सहयोग से अब नेपाली सरकार ने एक नई ट्रेन चलाई है जो कि बिहार के जयनगर से लेके जनकपुर धाम तक जाती है। अगर आप चाहें तो आप जयनगर होते हुए भी नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप मान के चलिए लगभग बिल्कुल मिडल में आता है, यानी कि जैसे वेस्ट बंगाल आगे है या पश्चिमी हिस्सा पीछे, तो ये आप मान के चलिए बिल्कुल बीच में से आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि मैं भी इस ट्रेन में जाऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि पूर्व की तरफ से जाऊंगा तो पहले मेरी जो शुरुआत होगी वो पूर्व की तरफ से होगी, फिर मैं इस ट्रेन का सफ़र करूंगा बिल्कुल बीच रास्ते से, और मैं भी जाऊंगा जनकपुर धाम। और जनकपुर धाम के बाद बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो नेपाल में अनएक्सप्लोर्ड है, या ख़ास करके जो हिली एरिया है नेपाल का, जो क्योंकि आप जानते हैं दुनिया के 10 बड़े माउंटेन में से 8 माउंटेन जो है नेपाल में हैं, जिसमें से एवरेस्ट जो सबसे फेमस है। और बहुत सारे लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाते हैं। और नेपाल में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ के लिए रोड की सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट चलते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये काठमांडू से लगभग ऐसी जगह पे हर जगह पे पहुंच जाते हैं। इंडियन टूरिस्ट के लिए जो नेपाल है वो सच में बहुत सस्ता है। आज का जो नेपाली रुपया है, यानी कि हाँ, अगर हम 1 रुपया उनको देते हैं तो वहाँ पे हमें 1 रुपया 60 पैसे नेपाली रुपए मिलते हैं। यानी कि अगर आप 5,000 रुपये देते तो आपको 8,000 रुपये वहाँ पे मिलेंगे। और खाना पीना रहने में जो नेपाल है वो बहुत सस्ता है। ख़ास करके वो लोग जो देश से बाहर जाना चाहते हैं, और कई बार जो है लोग कहते भी हैं कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हम दूसरे देश में ट्रैवल करना चाहते हैं और ज़्यादा खर्चा होता है, तो नेपाल का जो ट्रिप है ये बड़े सस्ते में आपका हो सकता है। क्योंकि आपके लिए ना पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए। नॉर्मली जैसे आप इंडिया में ट्रैवल करते हैं वैसे ही आप नेपाल के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। खाने पीने की भी नेपाल में कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हमारे जैसा ही खाना पीना वहाँ पे जो है खाया जाता है। तो नेपाल से अच्छा और कोई दूसरा देश जिसको बोलते हैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए हो नहीं सकता। गौतम बुद्ध की जो जन्म स्थली है वो भी कहते हैं नेपाल में है। नेपाल टाइम में हमसे 15 मिनट आगे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे अगर 8 बज रहे होते हैं सुबह के, तो वहाँ पे 8:15 हो रहे होते हैं। और नेपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। नेपाल के अंदरूनी हिस्से में किसी तरह कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, तो वहाँ पे प्राइवेट बसेस या छोटी छोटी वैन्स आपको मिलेंगी। वहाँ पे ऑटोज़ टैक्सीज़ आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादातर जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो नेपाल अपनी गाड़ियों से या बाइक से भी जाना पसंद करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप अपनी व्हीकल से नेपाल घूमना चाहते हैं, इससे बढ़िया ऑप्शन और हो नहीं सकता। नेपाल में एंट्री के लिए आपको सिर्फ एक फ़ी देनी होगी, कस्टम फ़ी। तो आपको एक परमिट मिल जाएगा और वो वैलिड होता है 30 दिनों के लिए। यानी कि 30 दिनों तक आप अपनी उस गाड़ी को नेपाल के अंदर कहीं पे भी चला सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपको 30वें दिन आपको वहाँ से एग्ज़िट करना ही करना है। अगर आपकी गाड़ी एक भी दिन एक्स्ट्रा नेपाल में रहती है तो बड़ा हैवी फ़ाइन है, और बहुत सारे केसेस में गाड़ियों को सीज़ भी किया गया है। तो अगर आप अपने उससे जाते हैं तो मैं समझता हूँ 1 या
2 दिन पहले आप नेपाल से एग्ज़िट ले लीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहते हैं तो आप मेरी तरह या तो फिर आप वेस्ट बंगाल की तरफ से शुरू कर सकते हैं, या पे जयनगर की तरफ से शुरू कर सकते हैं जो कि बिहार में है, या फिर उत्तराखंड की तरफ से आप शुरू कर सकते हैं, टनकपुर की तरफ से, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। इंडिया और जैसे मैंने बताया इंडिया और नेपाल के बीच में डायरेक्ट बस है। सिलीगुड़ी से भी डायरेक्ट बस जाती है काठमांडू के लिए, और दिल्ली से भी डायरेक्ट बस जाती है काठमांडू के लिए, डीटीसी की वोल्वो बस। नेपाल दुनिया का सबसे शांत देश है। यहाँ पे किसी तरह के आपने सांप्रदायिक दंगे नहीं सुने होंगे, खास करके जो धर्मों के नाम पे। नेपाल बहुत सेफ कंट्री है, और नेपाली जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत लॉयल होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा कि मेरे अपने सेब के बगीचे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हम जो है नेपाली लोगों को वहाँ पे काम के लिए रखते हैं। बड़े लॉयल लोग होते हैं, इवन हमारे बचपन से लेके, इवन हमारे दादाजी के टाइम से लेके ये सब लोग काम करते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो नेपाल जाने का ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आपको कभी किसी को डर रहता है बाहर घूमने में, तो नेपाल एक सेफ़ कंट्री है। आप आराम से जाइए और घूमिए और मज़ा लीजिएगा। तो फ़िलहाल आने वाले संडे से आप मेरी जो नेपाल की सीरीज़ है वो देखेंगे, और मैं अपनी इस पूरी यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इतने एक्साइटेड होंगे। आइए फिर लेके चलता हूँ आपको इस बार एक नए देश में, नेपाल।